So I'm going to directly welcome you, Saurabh, for this amazing podcast. Thank you. आजकल जो एक नया कॉन्सेप्ट यंगस्टर्स के दिमाग में चल रहा है, योलो वाला, यू लिव ओनली वंस, या तो क्या यंगस्टर्स वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे यहाँ हैं? पे मैं सिर्फ यंगस्टर्स को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि ये कुछ चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली हमारे माइंड में प्लांट की जा रही है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंज्यूमरिज्म दैट इज ग्रोइंग अराउंड अस. देखा है लोगों की ना होड़ लगी हुई है कि क्विक मनी बनाना है एंड देर आर सम एप्स या जिसमें इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएंगे और जल्दी जल्दी डबल करेंगे, या देर आर सो मेनी थिंग्स. सो इज दैट अ पॉसिबिलिटी या इट्स जस्ट अनदर फैड विच इज कमिंग अप? क्विक मनी डबल होना या क्विक मनी ग्रो होना, ये सच्चाई होती तो इस देश में किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती. नए साल नहीं देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि मार्केट भी ऊपर नीचे हो रहा होता है. बिकॉज लाइफ में सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं या हम चाहते हैं. देयर माइट बी समथिंग दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेड, और उस दिन आपको बचाने कौन आएगा. सो अगर कोई 25 साल का व्यक्ति जॉब नया शुरू कर रहा है या बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसको आप क्या रेकमेंड करोगे? कि जो प्रीवियस जनरेशन का रिटायरमेंट एज 60 था, लेट मी गिव यू अ स्लाइटली बैड न्यूज़, आपके लिए वो 60 रिटायरमेंट एज नहीं. नमस्ते, आपका स्वागत है वेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट में. और आज की सिचुएशन में 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं. उनमें से अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में सिर्फ 15,000 लोग हो तो वो एकदम यूनिक होंगे. ऐसे ही गेस्ट से आपसे मिलाना चाह रही हूँ प्रोफेसर सौरभ बजाज, जिन्होंने FRM नाम की एग्ज़ाम पास की है, जिसमें सिर्फ 15,000 लोगों ने अभी तक ये वाली एग्ज़ाम पास करी हुई है. सो इसी प्रकार की अनेक यूनिक खूबियों से जड़े हुए रत्न है सौरभ बजाज. सौरभ ने NMIMS से MBA किया, अलग अलग बिजनेस ट्राई किए, फिर JP मॉर्गन में जॉब किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जॉब किया, एंड ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की 2 फर्म्स शुरू की है, निधि इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉलेज सर्कल. ये सब करते हुए काम एक हिस्सा है अपनी ज़िंदगी का, ये वो प्रूव करते हैं, क्योंकि वो काम के साथ साथ उन्होंने कई प्रकार के ट्रेनिंग्स बनाए. एंड भगवत गीता के सबसे ज़्यादा बड़े प्रचारक हैं सौरभ बजाज, जो हर एक एंगल में उन्होंने भगवत गीता को इंक्लूड करके अलग अलग वर्कशॉप्स बनाए हैं, जिसकी वजह से उनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं. उनमें से सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है महाराष्ट्र रत्न अवार्ड, आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ महाराष्ट्र, सर्वोत्तम सम्मान, एंड पता नहीं और कितने सारे अवार्ड्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ. सबसे मज़े की बात है, उनका लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल भी है, थिंक स्मार्ट विद प्रोफेसर बजाज, विच इज़ ऑन हाई IQ लाइफस्टाइल, राइट? एंड oh my god, this is such a long list of achievements जो कि हम पढ़ने लगेंगे तो इसी में उलझ के रह जाएंगे, ऐसा लग रहा है. So I'm going to directly welcome you, Saurabh, for this amazing podcast. Thank you. And would love to understand कि ये इतनी सारी कैप्स कैसे पहन लेते हो? तो कैप्स मुझे लगता है इतनी सारी नहीं है. जो आपने राइटली कहा कि श्री कृष्ण, भगवत गीता फॉलो करता हूँ, श्री कृष्ण का छोटा मोटा भक्त हूँ. तो श्री कृष्ण ने कुछ काम देकर भेजा था इस दुनिया में. तो 2 काम आते हैं, एक है बोलना, जो ठीक ठाक बोल लेता हूँ, और दूसरा काम है लोगों की वेल्थ क्रिएशन करने में हेल्प करना. तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो ये 2 ही काम करता हूँ. अब उसके अंदर सब कैटेगरीज में थोड़े से और काम जुड़ जाते हैं, बट जो काम श्री कृष्ण ने सौंपा है बस उसी को करने की कोशिश करता हूँ. हाउ ब्यूटीफुल सौरभ. आई थिंक
कैसे कर पाते हो उसका ही तुमने जवाब दिया है सीधा, क्योंकि तुम इन कामों को अलग अलग नहीं देखते हो. जी And there is a linearity in everything what you're saying. जी Amazing, amazing. जी. So Saurabh, tell me a little more about wealth creation, and वेल्थ क्रिएशन के रिलेटेड ही आजकल जो एक नया कॉन्सेप्ट यंगस्टर्स के दिमाग में चल रहा है, जी योलो वाला, यू लिव ओनली You वंस. live only once, yes. या तो क्या यंगस्टर्स वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ योलो में ही घूम के रह जा रहे हैं वहीं पर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डॉक्टर वृषाली. तो यहाँ पे मैं सिर्फ यंगस्टर्स को ब्लेम नहीं करूँगा. मैं कहूँगा कि ये कुछ चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली हमारे माइंड में प्लांट की जा रही है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कंज्यूमरिज्म दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड अस, कि अगर उनका प्रोडक्ट उनको सेल करना है तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को उनको किल करना बहुत ज़रूरी है. तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को कैसे किल किया जाएगा? यही बोल के कि यू लिव ओनली वंस. इनफैक्ट अगर मैं इसको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दूं कि यू लिव एवरी डे, यू डाई ओनली वंस. ओह वाओ, दैट्स ऑसम. सो आप जीते तो हर दिन हो. इनफैक्ट यदि मैं आपसे कहूं कि अगर आप ये सोच रखोगे, कोई भी इंसान ये सोच रखेगा कि बस खाओ पियो मौज करो, उड़ा दो जो कुछ कमाया है, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गाड़ी चलने के लिए सिर्फ एक्सीलरेटर का होना काफ़ी नहीं होता है, उसमें ब्रेक लगाना भी उतना ही ज़रूरी है. वुड यू लाइक टू सिट इन अ कार जिसमें सिर्फ एक्सीलरेटर और ब्रेक नहीं? एब्सोल्युटली नॉट. बिकॉज लाइफ में सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं, हम चाहते हैं. देयर माइट बी समथिंग दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेड, और उस दिन आपको बचाने कौन आएगा? लेट अस टेक अ वेरी रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द लॉकडाउन. लॉकडाउन में देयर वर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जो सडनली रुक गए थे. आज अगर उस बिजनेस के ऊपर किसी की एक्सपेंसेस डिपेंडेंट है कि मेरा घर तब जाके चलेगा अगर यहाँ पे मेरी इनकम आ रही है, तो उनके घर कैसे चले होंगे? एंड देन अगर आपकी इनकम नहीं हो रही है, व्हाट विल यू डू? यू विल ब्लेम द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है. यू विल ब्लेम गॉड कि भगवान आप ये लॉकडाउन क्यों लेकर आए, या ये आप कोरोना वायरस क्यों लेकर आ गए. बट हु एग्जैक्टली इज टू बी ब्लेम्ड? इज योर ओन प्लानिंग. क्या आपने अपनी खुद की व्यवस्था की? क्या आपने ये सोचा कि अगर किसी दिन मेरी इनकम बंद हो जाती है, सो डू आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन? और यहीं पे मुझे लगता है कि हम एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं इन गाइडिंग पीपल, इन एजुकेटिंग पीपल, क्योंकि द ईजिएस्ट थिंग टू डू इन लाइफ इज टू ब्लेम समवन. कुछ भी गलत हो गया, किसी को ब्लेम कर दो. ईजी है, बट डज दैट हेल्प? नॉट रियली, इट कैन नॉट. आपने ब्लेम कर दिया गवर्नमेंट को, आपने ब्लेम कर दिया भगवान को, उससे गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ गया और भगवान को क्या फर्क पड़ गया? फर्क तो आपको पड़ा, आपके परिवार को पड़ा. सो द राइट थिंग टू डू इज एंटिसिपेट कि थिंग्स मे नॉट ऑलवेज गो एज पर योर विश. सो यू सेव फॉर द रेनी डे, यू सेव फॉर द डे जिस दिन शायद चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी. यू सेव फॉर दैट स्पीड ब्रेकर जब मुझे ब्रेक दबाना पड़ सकता है. और उसी की तैयारी हम करवाते हैं बाय क्रिएटिंग योर वेल्थ, कि जब आपकी रेगुलर इनकम नहीं आएगी तो ये जो आपका बैकअप है, ये जो आपका प्लान बी है, दैट विल कम टू योर रेस्क्यू एंड दैट विल हेल्प यू, इफ नॉट लिव दैट लग्जरी लाइफ, तो एटलीस्ट आपके बेसिक एक्सपेंसेस फंड करने में आपकी हेल्प करे. दैट इज व्हेट वी थिंक वी आर प्लेइंग अ स्मॉल रोल. ऑसम, दिस इज अमेजिंग सौरभ. लेकिन कई बार लोग ना ये भी बोलते हैं कि कल किसने देखा, जी क्या होगा अगर मतलब मैं बचा के रखूं, आई डाई रिच बट आई लिव पुअर. जी, तो उसका क्या जवाब दोगे? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है. इनफैक्ट योर क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स द क्वेश्चन ऑफ सो मेनी पीपल. आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल इस समय चल ही रहा होगा. एंड द वेरी सिंपल आंसर टू दैट इज, अगर मैं आपसे पूछूं, you are one or two? I'm one. You are one. I would say you are two. There is one Rushali present and there is one future Rushali. ठीक है. जो present Rushali है, she is young, energetic, dynamic, working, earning, all, you know. तो आज आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो and you are able to fund your expenses. But what about the future Rushali? The Rushali 20 years from now.
डू यू थिंक शी विल बी एज एनर्जेटिक एज यू आर टुडे? और अगर एनर्जेटिक हो भी तो क्या आप अपने दिन के 10 घंटे मेहनत से काम करके पैसा ही कमाना चाहोगे, या यू वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट? अगर वो करना चाहते हो तो आपको अपने फ्यूचर रुशाली के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. एंड हु विल डू दैट? कैन यू डिपेंड ऑन समवन एल्स टू डू दैट? द ओनली पर्सन हु कैन डू इज द प्रेजेंट रुशाली. और जब हम बोलते हैं कि कल किसने देखा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हम भी तो वही बोल रहे हैं कि कल किसी ने नहीं देखा. एंड वॉट माइट हैपन टुमारो वी डोंट नो. तो जो लोग ये अज्यूम करते हैं कि जितना अच्छा मेरा आज है उतना ही अच्छा कल होगा, वहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं. अगर अच्छा है, नथिंग रॉन्ग इन दैट. इनफैक्ट इफ वी टेक एग्जाम्पल्स ऑफ अ फ्यू फिल्म स्टार्स और टीवी स्टार्स जो अपने अपने ज़माने में इतने सक्सेसफुल थे, दे वर मिंटिंग मनी, बहुत पैसा था उनके पास. बट यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स कि टुवर्ड्स द लास्ट डेज ऑफ देयर लाइव्स they did not have enough money to pay their own hospital bills. I think so many of them made appeal on the social media or on the mainstream media कि मेरे पास हॉस्पिटल के पैसे देने के लिए भी नहीं है, प्लीज़ कम एंड हेल्प मी. नाउ आई एम नॉट द पर्सन जो उनको ब्लेम करे कि आपने ऐसा क्यों किया, बट देयर आर लेसन्स टू बी लर्नड. क्या हम में से कोई भी उस दिन को फेस करना चाहेगा कि पूरी ज़िंदगी तो हम बड़ा सर ऊंचा करके जिए कि हम किसी से पैसे क्यों मांगे, हम क्यों किसी से पैसा ले, आई कैन अर्न फॉर माई सेल्फ. और टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ लाइफ हमको लोगों से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ रही है. सो आई वुड से प्रिपेयर फॉर दैट डे. अगर विद श्री कृष्णाज ब्लेसिंग्स वो दिन कभी आया ही नहीं आपकी लाइफ में, बी हैप्पी अबाउट इट. आप क्यों बोलोगे कि नहीं, अरे इतना पैसा सेव किया, कुछ आया ही नहीं काम में? आप देके चले जाओ. देर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे आपके पैसे की ज़रूरत हो सकती है. यू कैन गिव इट टू योर नेक्स्ट जनरेशन. अगर आपको लगता है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को देने के बाद भी आपके पास और बच रहा है, यू कैन यूज़ इट फॉर अ चैरिटेबल कॉज. सी, पैसा कहाँ यूज़ करोगे इसका तो कोई अंत ही नहीं है. आप बहुत सारी अच्छी जगहों पे पैसा यूज़ कर सकते हो, बट वॉट कुड बी वर्स इज कि आपके खुद के लिए नहीं बचा. जैसे बिकॉज यू आर वेरी गुड इन मराठी, तो एक जो हम लोग मराठी में फ्रेज यूज करते हैं कि भूख नसावी पण शिदोरी असावी, कि देर माइट बी सिचुएशन. कई बार ऐसा होता था कि अगर मैं 1-2 घंटे की जर्नी के लिए भी जा रहा हूँ तो आई रिमेंबर मेरी मम्मी मुझे एक छोटा सा टिफिन दे देती थी कि अगर लेट हो गए तो. और कई बार ऐसे होता था कि 2 घंटे में जर्नी खत्म हुई, वो टिफिन वहाँ जाके खा ली. बट आई एम इमेजिनिंग द सिचुएशन, जैसे मुंबई में जो 26 जुलाई का एक रेन हुआ था जहाँ पे फ्लडिंग हो गया था, लोगों को 8-9 घंटा लगा था अपने घर पहुँचने में. अभी इमेजिन कीजिए उस पर्सन ने सोचा होगा कि अभी निकलता हूँ, 2 घंटे में तो घर पहुँच जाऊँगा, और 9 घंटे बाद पहुँचा है. उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं. अगर उसके पास कुछ होता तो इट वुड हैव हेल्प्ड हिम. सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल कि लाइफ में देयर माइट बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड जिसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना इज द ओनली आंसर टू इट. और अगर वो यूज नहीं आया तो उसकी कंप्लेन करना तो कोई सेंस नहीं है. इट इज़ मोर लाइक कि भाई हमने तैयारी रखी थी, हम घर में एक्स्ट्रा मेडिसिन रखते हैं जो अगर एक्सपायर हो गई तो फेंक देते हैं, और खुशी खुशी फेंकते कि भाई अच्छा हुआ ये मेडिसिन का काम नहीं आया. वी डोंट रिग्रेट इट. तो आई थिंक क्रिएटिंग मोर वेल्थ देन यू मे रिक्वायर शुड गिव यू मोर कंफर्ट, मोर हैप्पीनेस. आप जब घर से बाहर जाते हो, आपको पता है कि शायद मुझे 100 रुपये की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप अपने साथ 1000 रुपये रखते हो. करेक्ट. तो आई थिंक दैट इज द अप्रोच वी नीड टू कैरी कि क्रिएट मोर वेल्थ देन यू मे रिक्वायर. अगर आपके काम नहीं है तो शायद किसी और के काम आ जाएगी. 100%. सो दैट जस्ट रिमाइंड्स मी कि शायद आपको पता भी हो ये, नवाब ऑफ हैदराबाद जी died in penury in Turkey. Okay. He died in a slum area. Oh my God. Yeah, and there was nobody to claim his body. Oh. That is the state in which he died. So he was Nawab. So जिसने देखे हैं हीरे जवाहरात रत्न सब देखे हैं, and वो बिल्कुल रास्ते पे गुजर गया. So now it makes sense. Whatever you are saying, I completely agree with you. Right. Fantastic. पर जब आजकल मैंने देखा है लोगों की ना होड़ लगी हुई है जी कि क्विक मनी बनाना है, एंड देर आर सम एप्स या जिसमें इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएंगे और जल्दी जल्दी डबल करेंगे, या देर आर सो मेनी थिंग्स. सो
is that a possibility, or it's just another fad which is coming up? ओके, दिस इज सो सच अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. अभी देखिए, अगर क्विक मनी डबल होना या क्विक मनी ग्रो होना ये सच्चाई होती तो इस देश में किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती. है ना? एवरीवन वुड जस्ट लॉग इन टू दैट ऐप, मेक क्विक मनी एंड बी हैप्पी. हम एज अ कंट्री, हम आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों बोले जाते हैं? बिकॉज हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो आज भी बहुत लो है. वो क्यों होती अगर ये सच्चाई होती तो? सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, पैसा, जिसको एक मेरी बहुत फेवरेट फ्रेज है जो मैं यूज करता हूँ, मनी इज अर्नड एंड वेल्थ इज क्रिएटेड. Wow. सो पैसा आप कमा सकते हो अपनी मेहनत से, लेकिन जब वेल्थ क्रिएशन आपको करनी है, यू कैन नॉट अर्न वेल्थ. यू कैन आइदर इनहेरिट और यू कैन क्रिएट. इनहेरिट करने के लिए यू हैव टू बी लकी, यू हैव टू बॉर्न टू रिच पेरेंट्स, जो आपके हाथ की बात नहीं है. लेकिन वेल्थ क्रिएशन करना ये आपके हाथ की बात हो सकती है. सो द राइट आंसर इज वी फॉलो द लॉ ऑफ नेचर. आज अगर मैं आपको कहूँ कि एक सीड आप अगर उसको प्लांट करते हो और हर आधे घंटे में जाके उसको देखते हो कि यार क्या हुआ, इसका ट्री बना कि नहीं बना, तो आपको क्या लगता है? आपके हाथ क्या लगेगा? कुछ भी नहीं. आपके हाथ डिसअपॉइंटमेंट लगेगी. Yes. क्योंकि वो लॉ ऑफ नेचर है कि वो सीड जो है, इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू बिकम अ ट्री. यू हैव टू गिव दैट टाइम टू इट. एंड सेम इज विथ वेल्थ. आज आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन बिजनेसेस, आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन इक्विटीज, बिजनेसेस ऑफ इंडिया. क्या ये बिजनेसेस एक दिन में ग्रो हो जाएंगे? क्या ये बिजनेसेस 6 महीने में ग्रो हो जाएंगे? दे कैन नॉट. आज अगर मैं कुछ कंपनीज का आपको एग्जांपल दूं कि ये कंपनीज आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले छोटी कंपनीज थी, बट इन दिस 10 to 15 years दे हैव बिकम द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया. और अगर आप इनमें इन्वेस्टेड थे तो इनके साथ आप भी ग्रो हो गए, आपका भी पैसा ग्रो हो गया. बट हाउ डिड दिस हैपन? बिकॉज यू गेव इट टाइम. अगर आप टाइम नहीं देते हो, आप बोलोगे कि मैं एक कंपनी में सुबह 10 बजे इन्वेस्ट करूंगा और 11 बजे तक मेरा पैसा ग्रो हो जाना चाहिए. भाई 1 घंटे में उस कंपनी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया होगा कि आपका पैसा ग्रो हो जाएगा? सो हैविंग दैट एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ इज अ रीजन फॉर वेल्थ नॉट बीइंग क्रिएटेड. और आपके साथ जो हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बोलते हैं हमारे साथ चीटिंग हुआ, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, उसके पीछे हमारी ओन इरेशनल थिंकिंग ही है. कि अगर मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूंगा, मैं अगर इंटरनेट पे जाके क्वेरी डालूंगा, हाउ डू आई डबल माई मनी इन 6 weeks और हाउ डू आई क्रिएट वेल्थ इन 1 year, तो डेफिनेटली मेनी स्कैमस्टर्स एंड फ्रॉडस्टर्स विल अप्रोच मी कि एक काम करो, आप मुझे पैसा दो, मैं आपका पैसा 10 गुना करके दे दूंगा. और फिर वो जो एक मूवी देखी थी हमने, फिर हेरा फेरी, लक्ष्मी चिटफंड वाला, कि 21 दिन में पैसा डबल. 21 दिन में पैसा डबल हुआ या नहीं हुआ हम सब ने देखा. तो आई वुड से कि वो सिर्फ एक मूवी नहीं है, उसको बहुत सारे लोग एक कॉमेडी मूवी की तरह देखते हैं. आई लुक एट दैट मूवी एज अ लेसन ऑन पर्सनल फाइनेंस. समवन लिविंग इन अ वेरी बिग हाउस, बंगलो था उन लोगों के पास में, बट सारा बेच बाच के उन्होंने पैसा एक ऐसी जगह डाला विच वॉज एन अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट जो बहुत ही इरेशनल रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा था. एंड फाइनली दे रैन अवे विद द मनी एंड देन यू डायरेक्टली मूव टू अ रेंटेड चॉल. तो ये अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ना हो, द आंसर टू दैट इज यू एजुकेट योर सेल्फ इन पर्सनल फाइनेंस, यू रीच आउट टू द राइट एडवाइजर्स एंड यू कीप योर एक्सपेक्टेशंस राइट. आप कोई आपको प्रॉमिस कर देता है कि आधा घंटा रुक, तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़कर लाता हूँ, तो यू हैव टू नो कि चांद तारे तोड़कर नहीं लाए जा सकते. यू हैव योर एक्सपेक्टेशंस राइट इन प्लेस एंड मे बी यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. वाह, दैट इज़ सो इंसाइटफुल. क्योंकि ना बहुत सी बार मुझे यही लगता है कि लोग सुन लेते हैं किसी का कि इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, वो लोग शुरू करते हैं और 6 महीने साल भर के बाद विड्रॉ कर लेते हैं. जी. फिर बोलते हैं हमने सोना ही खरीद लेते तो अच्छा होता, या कोई प्रॉपर्टी में लगा देते तो अच्छा होता. सो व्हाट वुड यू गिव देम एन एडवाइस कि कितने साल नहीं देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट को? क्योंकि मार्केट भी ऊपर नीचे हो रहा होता है. जी. 1 साल के बाद आप देखते हो म्यूचुअल फंड में 50,000 डाला है, वो 40 पे जाके बैठता है. सो देन हाउ डू पीपल कीप दैट फेथ एंड हाउ लॉन्ग दे शुड गिव दैट टाइम टू वेल्थ क्रिएशन के लिए कितना समय देना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डॉक्टर वैशाली.
तो इसका आंसर इतना सिंपल है कि सुन के आपको लगेगा कि ये हर किसी के दिमाग में क्यों नहीं आता. इट इज एज सिंपल एज, इफ आई कैन आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू यू? फ्लाइट में भी. फ्लाइट, ओके. सो मान लीजिए आपको जाना है फ्रॉम गोरेगांव टू कांदीवली, विल यू यूज अ फ्लाइट? नो. But you said it is the best mode of transport. Yeah. So the right answer is best mode of transport will depend on आपका travel distance कितना है. Oh my, I never thought about it. Right? उसी तरह से आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे या आपने कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए will always depend on how much is your time frame. Okay. If you are a 25-year-old or a 30-year-old और आप सोचते हो कि मुझे 45 या 50 तक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, दैट मीन्स यू हैव दोस 15-20 ईयर्स विथ यू. अब ये 15-20 ईयर्स के लिए जब आप इक्विटीज में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो थ्रू प्रॉपर गाइडेंस, ऑब्वियसली आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, क्योंकि इन 15-20 सालों में जितना भी मार्केट अप एंड डाउन जाए, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंपनीज ग्रो कर रही है, आपका पैसा ग्रो करेगा. नाउ द मोमेंट यू से कि नहीं, मुझे तो 1 साल बाद पैसा चाहिए, फॉर वट एवर रीजन यू नीड टू हैव अ प्रॉपर गोल इन माइंड, देन ऑब्वियसली योर एसेट क्लास माइट चेंज. जैसे मैंने आपको बताया गोरेगांव से कांदीवली अगर आपको आना है, मे बी यू विल यूज अ रोड ट्रांसपोर्ट और अ ट्रेन और समथिंग लाइक दैट. तो उसी तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा डिफाइन करोगे एज पर योर गोल. यू कैन हैव शॉर्ट टर्म गोल्स जिसके लिए आपके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अलग होंगे, यू कैन हैव लॉन्ग टर्म गोल्स जिसके लिए आपके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अलग होंगे, एंड प्लस देर इज समथिंग कॉल्ड एज एसेट एलोकेशन. इसका मतलब है यू डोंट पुट ऑल योर मनी इन अ सिंगल एसेट क्लास. सो some money can definitely go towards gold, some money can definitely go towards silver. कितना पैसा कहाँ जाना चाहिए will depend on your age, your income, your risk profile. There are so many things. As a layman हो सकता है कि ये सभी को ना पता हो. The right answer to that is you reach out to a trusted advisor जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करे, एंड जहाँ तक हो सके डील इन रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स. Okay. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स? कि जहाँ पे गवर्नमेंट का वॉच है. हम में से कई लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, एंड जब वो पैसा डूब जाता है फिर गवर्नमेंट के पास कंप्लेन करने जाते हैं कि सर इसने मेरा पैसा ले लिया. गवर्नमेंट बोलती भाई मैंने उस पे कभी बोला ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. इट्स लाइक यू इन्वेस्ट इन एन अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट एंड देन यू अगेन एज आई सेड अर्लियर कि ब्लेम करते हो, then it will not help. So the right answer to that is you first define your risk profile, your time frame, you then choose the right product and then you start investing. तब जाके आप अपने लिए wealth create करो. Awesome, this is amazing. And अगर कोई समझना चाहे कि कौन सा गवर्नमेंट रेगुलेटेड और कौन सा नहीं है, तो how do we understand? Because lot of times people are lost there, right? Exactly. तो गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेटर्स हैं. आप हर एक रेगुलेटर की वेबसाइट विजिट कर सकते हो. तो जैसे सेबी है जो कि स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती है. देयर इज़ आरबीआई जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती है. देयर इज़ पीएफआरडीए जो एनपीएस को रेगुलेट करती है. देयर इज़ आईआरडीए जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को रेगुलेट करती है. तो फर्स्ट इज यू अंडरस्टैंड कि दीज आर गवर्नमेंट बॉडीज जिनके अंडर में प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको पता चलेगा. अभी मान लीजिए कोई आपके एक नेबर से कोई आके आपको बोलते हैं कि हम लोग एक प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको हर महीना 10-10 हज़ार रुपये डालना है और 1 साल के बाद में हम आपको 5 लाख रुपया देंगे. ठीक है, तो अभी आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है, तो ये कौन से रेगुलेटर के अंडर आता है, एंड दे हैव नो आंसर. तो यू आर द बेस्ट जज कि अगर इसका कोई रेगुलेटर नहीं है और वो कल के दिन आपका पैसा लेके भाग जाता है, देन यू डोंट हैव अ रिकोर्स. तो आई थिंक दीज आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट वी नीड टू स्टार्ट आस्किंग बिफोर वी इन्वेस्ट. और आई थिंक ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वी ऑल वर्क हार्ड टू अर्न मनी, टू मेक मनी, और उस पैसे को जब तक आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इन्वेस्ट नहीं करते हो, रादर देन नेट इंटरनेट पे पूछ लिया, एआई से पूछ लिया, पड़ोसी से पूछ लिया और ब्लाइंडली डाल दिया, आई थिंक दैट इज़ एन इंसल्ट टू योर ओन हार्डवर्क. तो जितना हार्डवर्क करते हो अपना पैसा कमाने में, मैं बोलूँगा एक 10% हार्डवर्क और कीजिए, एक अच्छा एडवाइज़र ढूंढिए अपने लिए, एंड देन इन्वेस्ट, सो दैट
जितने मेहनत से आपने कमाया है, अगर आप चाहते हो कि ये मुझे 10x करके मिले, तो फाइंडिंग द राइट एडवाइजर हैविंग ऑन योर साइड कैन बी अ लॉट हेल्प। तो ये सब इतनी मज़ेदार बातें मुझे पता चल रही है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, Right. तो मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जी कई सारी बार ना क्या होता है कि लोग एडवाइज़र के पास जाना चाहते हैं, जी लेकिन मन में एक फियर होता है कि यार मेरे पास इस समय पे ना इतना ही पैसा है, राइट इतने से पैसे के लिए मैं पूछूं क्या किसी को, Right. या मैं कुछ अपना DIY कर लूं, जी मैं ना गूगल करके देख लूं, या कोई ऐप होते हैं, कई सारे ऐप के अंदर भी होती है चीज़ें Options कि होते हैं, yes. ऑप्शन होता है, आप म्यूचुअल फंड डाल सकते हो, ये कर सकते हो। जी तो कहीं ना कहीं वो एक शर्म के मारे या कभी ना कभी लैक ऑफ नॉलेज के मारे जी लोग DIY सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जी तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सो DIY के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वी नीड टू आस्क दिस वन क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स कि क्या इस दुनिया के सारे काम हम खुद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज सोसाइटी क्यों चलती है? बिकॉज आपके घर में अगर आपको एक टेबल चाहिए तो यू विल टेक द सर्विसेज ऑफ अ कारपेंटर, जो आके बहुत अच्छी टेबल, आप वो टेबल अगर खुद बनाने जाओगे तो अपने आप को चोट जरूर लगवा लोगे और शायद टेबल उतनी अच्छी बनेगी भी नहीं। True. सो दिस इज द वे हमने रोल्स डिफाइन कर लिए। और जैसे मैंने शुरू में बताया, श्री कृष्ण ने हमें सबको एक एक काम देकर भेजा है इस दुनिया में, तो हम अपना अपना काम हमें अच्छी तरह से करना है। नाउ DIY में ये होता है कि अगर कोई इंसान संकोच कर रहा है कि मैं किसी एडवाइज़र के पास कैसे जाऊं, क्या वो मुझे एडवाइस करेंगे या नहीं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एटलीस्ट पूछने में संकोच मत कीजिए। अगर वो एडवाइज़र बोलता है कि नहीं मैं इतना छोटा अमाउंट नहीं लूंगा, और यू गेट द सेम एक्सपीरियंस विथ 2 और 4 एडवाइजर्स, और फिर आपको लगता है कि यार कोई मिल ही नहीं रहा है तो चलो कर लेता हूँ, मे बी आप कर सकते हो। हालांकि वहाँ भी चैलेंजेस आएंगे आपको, लेकिन वो स्टेप लेने से पहले इस अजम्पशन में कि क्या पता कोई करेगा या नहीं करेगा, अगर आपने कर लिया, वी आर पुटिंग अवर ओन मनी टू रिस्क। इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपना पैसा बढ़ाऊं, लेकिन बिकॉज मुझे खुद को शर्म आ रही थी या मुझे खुद को संकोच हो रहा था, मैंने किसी से पूछा नहीं, और उसके कारण अगर मैं पैसा नहीं क्रिएट कर पाया या वर्स अपना पैसा लूज कर गया, देन डज दैट संकोच हेल्प यू इन एनी वे? नो, इट डजंट। तो ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है कि यू शुड बी मोर करेजियस टू रीच आउट टू पीपल। और अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूं कि भगवान राम, ठीक है, उन्होंने इस दुनिया में अवतार ही लिया था रावण का संहार करने के लिए, ठीक है, तो क्या वो रावण का संहार अकेले नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मदद ली, उन्होंने मदद ली हनुमान जी की, उन्होंने मदद ली सुग्रीव की और पूरी वानर सेना की। इन सब की मदद लेकर उन्होंने रावण का संहार किया। अब जब हम बोलते हैं कि खुद भगवान जो रावण का संहार कर सकते हैं, उन्होंने मदद ली क्योंकि वो इस दुनिया को मैसेज देना चाहते थे कि इट इज नॉट रॉन्ग टू रीच आउट टू पीपल। आप लोगों से रीच आउट कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो, एंड दैट डज नॉट मेक यू एनीथिंग स्मॉल। वो आपको छोटा नहीं बनाता है, वो आपको बड़ा ही बनाता है। तो आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, क्योंकि आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं हो, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट जरूर हो सकते हो। आज अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अगर आपको चांद पे रॉकेट भेजना है तो कैसे भेजेंगे, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर, क्योंकि मैं उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ। उसके लिए आपको एक इसरो के साइंटिस्ट से ही बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह जब आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, वेल्थ क्रिएशन डिसीजंस लेने हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन रीचिंग आउट टू एन एक्सपर्ट जिसने उस फील्ड में पढ़ाई की है, उसमें एक्सपीरियंस लिया है, जो उस फील्ड में 24 घंटा काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो काम आप अपनी 2 घंटे की रिसर्च में करोगे, शायद वो उसके पीछे उनका अगर 15-20 सालों का एक्सपीरियंस है तो शायद वो काम आपका 10 मिनट में कर दे। तो आई थिंक DIY के नाम से लोगों को स्कैम ज़्यादा किया जा रहा है, ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है, एंड दैट अगेन कुड बी अ रीज़न वाई हम वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि उस संकोच से थोड़ा ओवरकम कीजिए, रीच आउट टू द राइट पीपल एंड ग्रो योर वेल्थ। अगर मैंने सही समझा है तो जेनो काम तेनो थाए, बीजा करे सो गोता खाए। Absolutely right, absolutely. Wonderful. So
आई एम इन जनरल एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। जी। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने बारे में यही कहते हैं। जी। कारण मेरा ये है कि वो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ये सब चीज़ों के बारे में बोलते कि हम ऑप्टिमिस्टिक है, हम बुरा कुछ सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। तो जी। हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। जी। तो व्हाट आर यू गोइंग टू सजेस्ट टू देम? Okay, so first thing is being optimistic is definitely a good idea. इंसान ने अपनी लाइफ में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही होना चाहिए कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, किसी के साथ भी कुछ बुरा क्यों. But having said that, can someone ensure, can someone guarantee कि ऐसा ही होगा? The answer is no. The answer is a definite no. In fact, मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि बहुत सारी बिल्डिंग्स में, कंपनीज में, घरों में एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है. ठीक है, वो फायर एक्सटिंग्विशर को हर 2 सालों में रिफिल भी करवाना पड़ता है. जब आप उसको रिफिल करवाते हो, और मतलब आज आपने लगवाया, 2 साल बाद जब रिफिल करवाया, तो हम में से कोई क्या ऐसे सोचता है कि यार फालतू इसके पीछे पैसा वेस्ट हो रहा है, 2 साल में तो आग ही नहीं लगी मेरे यहाँ. आप भगवान का धन्यवाद देते हो कि भाई भगवान का धन्यवाद, ये पैसा वेस्ट हो जाए मेरा, आग नहीं लगे, सब लोग सुरक्षित रहे. तो आई थिंक दैट इज द सेम माइंडसेट वी नीड टू कैरी व्हाइल वी आर पेइंग द प्रीमियम फॉर अवर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस. कि भाई मैं 100 साल जीऊं, मेरा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम वेस्ट हो जाए, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक अपने परिवार का और ध्यान रख सकता हूं. लेकिन अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होता है जहां पे किसी पर्सन की अनटाइमली डेथ हो जाती है, जैसे एक इंसिडेंस विच एक्चुअली डिस्टर्ब्स मी अ लॉट इज ऑफ अ पर्सन जिनकी जुलाई 2006 में जो ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसमें उनकी डेथ हो गई थी. आई थिंक ही वॉज 32 years old, survived by a wife and a child. Child was I think 1.5 years old. Wife was not working. अब वो बिकॉज दिस गाय डिड नॉट हैव एनी इंश्योरेंस या एनी बैकिंग, और 32 की एज थी, तो बहुत सारे एसेट्स भी क्रिएट नहीं कर रखे थे, घर भी शायद लोन पे था और इस तरफ से. नाउ दैट वाइफ, उनकी वाइफ जो थी, उनको इतना बड़ा एक तो शॉक तो लगा ही, दूसरा उनको एक क्वेश्चन आया कि अब मैं कैसे जीऊंगी और मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी. इट इज सो डिसहार्टनिंग टू से, अभी आपसे बात करते करते भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं. She committed suicide. Oh my God. She jumped off the building with her child. Oh my God. क्योंकि उनको लगा कि मैं कैसे सरवाइव करूंगी. अब ये जो सिचुएशंस हैं, ये किसके साथ कब आएगी, भगवान करे किसी के साथ ना आए, बट किसके साथ कब आएगी nobody knows. And the answer to that is having your right insurances in place. एक इस तरह का दूसरा जो किस्सा है जो कोविड टाइम्स में आया था. आई थिंक दिस गाय वाज अ टैक्सी ड्राइवर, और शायद कोविड प्लस सम अदर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. उस समय हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन थी आपको अच्छे से पता है. आई थिंक उनका हॉस्पिटल बिल वाज समथिंग बिटवीन 26 to 50 lakhs. और शायद वो अपना घर बेच के भी वो पूरा नहीं कर सकते. इस तरह की सिचुएशन आई थी, और इसका एक सोल्यूशन जो उनके पास हो सकता था, जो उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि यदि मेरे पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती तो ये सब नहीं होता. सो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड आइडिया टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक. इट इज़ डेफिनेटली अ गुड आइडिया टू थिंक पॉजिटिव इन लाइफ, बट इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू बी अनप्रिपेयर्ड फॉर द थिंग्स दैट माइट हैपन अनएक्सपेक्टेड. जैसे जो मैं एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल मे बी ऑन अ लाइटर नोट देता हूँ, नॉट अ लाइटर नोट, कि सचिन तेंदुलकर जो कि मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर है, आई थिंक सबके होंगे, अगर उनको कोई बॉल डाली जाए तो क्या आपको लगता है उसको अच्छी तरह खेल पाते होंगे? नहीं. अगर ही इज प्लेइंग, उनको कोई अच्छे से अच्छा शेन वॉर्न भी जब बॉलिंग डालता है तो ही इज एबल टू प्ले इट वेल. इसके बावजूद ही विल वेयर अ हेलमेट, ही विल वेयर दोज क्रिकेटिंग गियर्स. तो क्या जरूरत है इसकी, क्यों पहनना चाहिए उन्होंने? वो तो अच्छे से खेल पाते. बिकॉज नोबडी नोज कि जिस इंसान ने 10,000 बॉल्स भी फेस की है, it takes only one ball to injure you. एक बॉल वो फेस पे लग जाए या एक बॉल बॉडी पे कहीं लग जाए तो आपको इंजोर कर सकती है. सो टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट वन बॉल, आप 10,000 बॉल्स तक अपना पूरा क्रिकेटिंग गियर
पहन कर पहन रखते के हो। चलते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द आंसर कि जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है वो शायद 10,000 में से एक ही इंसान के साथ होती है, लेकिन वो एक इंसान कौन होगा ये किसी को नहीं पता। सो फॉर दैट रीजन ऑल दोज 10,000 पीपल, या फॉर दैट मैटर एवरीवन, should have those right insurances in place, be it a term plan for your life, be it a health insurance policy with an adequate cover, so that कभी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, कभी भी कुछ ऐसा हो जिससे आपका मन डरता है, तो उसके लिए अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखते हो, मुझे लगता है उससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनफैक्ट बढ़ जाती है। एज अ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली कई बार आपको टेंशन होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। इससे कई बार लोगों की हेल्थ इफेक्ट होती है। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि भाई अगर मुझे कुछ हुआ भी तो मेरी एक 2 करोड़ की पॉलिसी है, 2 करोड़ से मेरी फैमिली सर्वाइव कर जाएगी, तो हो सकता है वो एक्चुअली आपकी हेल्थ अच्छी रखे और आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाए और वो प्रीमियम वेस्ट हो जाए। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि चाहे मेरा या किसी का भी, लेट्स मेक द इंश्योरेंस कंपनीज रिच बाय पेइंग दोज प्रीमियम। वो पैसा हमारा वेस्ट हो जाए और भगवान सबको सुरक्षित रखे और वो सुरक्षित रहकर अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी ले, लेकिन उस प्रीमियम को वेस्टेज समझ के उस पॉलिसी को स्किप ना करें, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट इज कमिंग इन नेक्स्ट। सो अगर कोई 25 साल का व्यक्ति जॉब नया शुरू कर रहा है या बिजनेस शुरू कर रहा है जी, तो उसको आप क्या रेकमेंड करोगे कि सर्टन चीज़ें उन्होंने अपने लाइक सैलरी में से, इनकम में से साइड आउट करनी ही चाहिए, उसका क्या परसेंटेज होगा और किस में कितना जाना चाहिए? फैंटास्टिक। सो अगर आपने 25 इयर्स का एग्जांपल दिया है, तो जितने भी 25 इयर्स ओल्ड या उस एज ब्रैकेट के लोग देख रहे हैं, मैं उनको एक बात तो ज़रूर बोलूँगा कि जो प्रीवियस जनरेशन का रिटायरमेंट एज 60 था, लेट मी गिव यू अ स्लाइटली बैड न्यूज़, आपके लिए वो 60 रिटायरमेंट एज नहीं है। आप शायद 45 या 50 के बाद में अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। रियली? There could be 2 reasons for that. One could be either you will be replaced by a younger counterpart जो आपसे बहुत सस्ते में काम करेगा, तो आपकी कंपनी आपको उनसे रिप्लेस कर देगी। ओके। या फिर the way AI is scaling up, बहुत सारी कंपनीज जिनसे हम भी काम करते हैं वो बोलते हैं हमने अभी न्यू टीम हायरिंग कम कर दी है, हम एक बंदा रखते हैं जो AI के थ्रू 10 लोगों का काम कर लेता है। वाओ। तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसा हो सकता है कि बाय द टाइम यू रीच 45, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई अब मैं 45 का हो गया हूँ तो मुझे सैलरी ज़्यादा मिले, और कंपनी बोलती भाई इतनी सारी सैलरी हम आपको क्यों दें, हम उससे कम सैलरी में AI वाला बंदा रख के ये काम कर सकते हैं। सो द न्यू रिटायरमेंट एज कुड बी 45, मैक्स टू मैक्स 50। और अगर ये है तो इसका मतलब आपके पास एग्जैक्ट 20 साल है अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है उसके बाद यू डोंट हैव टू स्लॉग, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। आप चाहो तो काम करो, आप ना चाहो तो ना करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये अचीव करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है। यू नीड ओनली 4 थिंग्स। फर्स्ट थिंग यू नीड इज एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब है इफ एट ऑल देर इज अ जॉब लॉस फॉर 4 months 6 months, या ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो आपके एक्सपेंसेस कैसे रन होंगे, तो उन 6 महीनों का पैसा आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। नंबर 2 इज योर लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम टर्म प्लान बोलते हैं, कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि किसी अर्निंग व्यक्ति की अनटाइमली डेथ हो जाती है एंड दे हैव डिपेंडेंट्स, लोग उनके घर में लोग हैं जो उनकी इनकम पे डिपेंडेंट है, तो आपका टर्म प्लान होना चाहिए जो आइडियली आपकी एनुअल इनकम के 15 टाइम्स तो एटलीस्ट होना चाहिए, 15 to 20 टाइम्स। थर्ड इज यू शुड हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। गिवन बाय टुडेज मेडिकल एक्सपेंसेस हम लोग रेकमेंड करते हैं कि समथिंग एटलीस्ट बिटवीन 50 lakhs to 1 crore का हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, बिकॉज आजकल ऐसा सुनने में आता है कि इवन समथिंग लाइक अ डेंगू मलेरिया के लिए भी अगर कोई एडमिट होता है तो 5 लाख का बिल आना तो नॉर्मल सी बात हो गई। अगर इससे कुछ भी सीरियस होता है तो 10, 15, 20 lakhs के बिल्स आजकल बन सकते हैं। तो 50 lakhs to 1 crore का हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके लिए SIP इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ऑफकोर्स व्हेन आई से इक्विटी डाइवर्सिफाइड आप कर सकते हो, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स जो आपकी इसमें मदद करें।
अगर ये 4 चीज़ें आपने कर ली, चौथी चीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म में हेल्प नहीं करेगी आपकी, वो 15 to 20 ईयर्स में आपके पैसे को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा अमाउंट आपको क्रिएट करके देगी। इफ़ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ दीज 4 थिंग्स, आपको 5वें एग्जॉटिक प्रोडक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो देर इज़ अ प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल देयर, जो बम्बार्ड होते रहते हैं, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, ये करें वो करें। ये कन्फ्यूजन इसीलिए है क्योंकि आपके पास में वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं। एक बार आपके पास क्लैरिटी आ गई कि ऑल आई नीड इज दीज 4 थिंग्स, अगर ये 4 चीजें मैंने कर ली, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप शौक से करना चाहते हो आप करो, यू हैव मोर मनी टू इन्वेस्ट, आप फिर आर्ट में भी डालो। लोग वाइन में भी पैसा डालते हैं कि मैं वाइन की बोतल खरीदूंगा और महंगे में बेचूंगा, यू डू दैट, बट ये आपके शौक की चीज हो गई। अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, अगर आप ये 4 चीजें कर लेते हो, जो आपने एग्जांपल दिया व्हाट अ 25-year-old शुड डू, अगर इफ यू आर अ 25-year-old, आपकी जॉब शुरू हुई है, आप योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, अगले 20 सालों में आपका टाइमर स्टॉप होने वाला है, आप आज से ये स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए एंड आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। सो आज इतनी सारी मज़ेदार चीज़ें मुझे पता चली है एंड वेरी वेरी इंसाइटफुल। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे समझ आया है वो ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एडवाइज़र ढूंढो, डोंट डू इट by yourself. That was, I think, most important point. Next one was कोई भी टाइम लेट नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। आप जिस समय जहाँ खड़े हो वहाँ से शुरू कर दो एंड कोई अमाउंट बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता है। आप जितनी भी सेविंग कर सकते हैं वहाँ से शुरू करो एंड देन बिल्ड इट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइम, कि जितना आप समय देंगे उतना ग्रोथ बढ़ेगा एंड यू डोंट हैव टू शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस मत करो, लुक एट लॉन्ग टर्म थिंग्स। झाड़ एक दिन में नहीं बढ़ता है, इज व्हाट यू सेड, राइट? सो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फोर्थ वन विच आई अंडरस्टूड इज if you don't have patience while planning things, then you will not have like peace at the fag end of your life. That is something which I've understood from your talk. So thank you so much, Saurabh, for this wonderful, insightful talk, and that it is creating actually a lot of more questions, and I think we'll have to come back for another episode for this. So thank you so much. Thank you.